क्या केंद्र सरकार का ओपीएस पर नया आदेश जो आया है, क्या वह देश भर के ऑटोनोमस बॉडीज में काम करने वाले कर्मचारियों के पेंशन को भी बदल सकता है? क्या विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, परिषदों, सोसाइटियों और बोर्ड और केंद्र सरकार से वित्त पोषित दूसरे ऑटोनोमस संस्थानों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को भी अब एनपीएस से ओपीएस में जाने का अवसर मिलेगा, या फिर यह आदेश केवल सीधे केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों तक सीमित रह जाएगा? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि केंद्र सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए कहा है कि ओपीएस की पात्रता तय करने के लिए कुछ मामलों में नियुक्ति की तारीख नहीं बल्कि आवेदन की तारीख देखी जाएगी। इसके बाद एक सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी ने इस आदेश को अपने यहां लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। लेकिन क्या एक ऑटोनोमस बॉडी में आदेश लागू हो जाने का मतलब यह है कि बाकी तमाम जितने भी स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारी हैं उनको अपने आप इस आदेश का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, यानी उनको ओपीएस मिलना शुरू हो जाएगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि बाकी ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों के लिए रास्ता बंद है, ऐसा नहीं है। सच्चाई इन दोनों के बीच है। जी हां, तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार के मूल आदेश में आखिर है क्या, ऑटोनोमस बॉडीज पर सरकारी आदेश सीधे लागू क्यों नहीं होते, किन स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारी को लाभ मिलने की मजबूत संभावना है, किस स्थिति में अलग मंजूरी की जरूरत पड़ेगी और कर्मचारियों तथा संगठनों को अभी क्या कदम उठाना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यह खबर केवल कुछ कर्मचारियों को ओपीएस मिलने भर की नहीं है, बल्कि यह ऑटोनोमस बॉडीज में सरकारी पेंशन आदेश लागू कराने की अगली बड़ी लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, आखिर केंद्र सरकार का जो अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्ति हुई उनको ओपीएस को लेकर जो आदेश आया है उसमें सरकार का आदेश क्या है? तो आइए सबसे पहले जो मूल फैसला है उसको समझते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने 22 जून 2026 को अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की तारीख को निर्णायक तारीख माना जाएगा, बशर्ते संबंधित आवेदक ने आवेदन देते समय वो नियुक्ति के लिए पात्र था। अब आदेश के अनुसार जिस पात्र पारिवारिक सदस्य ने 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर दिया था, उसके मामले पर सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 यानी पुरानी पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत विचार किया जाएगा। मतलब आवेदन वर्ष 2003 तक हो गया था, लेकिन विभागीय प्रक्रिया, रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने या किसी अन्य तरह के प्रशासनिक देरी के कारण आपकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई और कर्मचारी को एनपीएस में जाना पड़ा। तो अब ऐसे कर्मचारियों के मामले में ओपीएस के अंतर्गत समीक्षा हो सकती है। यह फैसला अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि उन्हें उस प्रशासनिक देरी का नुकसान उठाना पड़ा था जिस पर उन कर्मचारियों का कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन आदेश में कहा गया है कि ऐसे मामलों पर संबंधित मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स वो विचार करेंगे और यहीं से ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि क्या यह आदेश ऑटोनोमस बॉडीज पर भी सीधे लागू होगा। इसका देखिए साथियों, सबसे ईमानदार उत्तर बिल्कुल यह है कि सभी ऑटोनोमस बॉडीज पर यह आदेश अपने आप और एक साथ लागू नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी जो है नाम से ही स्पष्ट है कि वह किसी मंत्रालय या विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में तो हो सकता है, लेकिन उसके अपने नियम होंगे, उसके अपने बायलॉज हैं, उसके अपनी गवर्निंग बॉडी है,
उसकी अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और उसके सर्विस रेगुलेशंस हो सकते हैं। तो कई सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज में केंद्र सरकार के सेवा और पेंशन नियम अपनाए गए हैं। अरे कई जगह ऐसा अपनाया गया है। कुछ संस्थानों में सीसीएस पेंशन रूल्स को आवश्यक संशोधनों के साथ लागू किया जाता है और कुछ में एनपीएस, सीपीएफ, ईपीएफ या संस्थान की अलग पेंशन व्यवस्था लागू हो सकती है। इसलिए किसी कर्मचारी को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा यह केवल केंद्र सरकार का आदेश देखकर तय नहीं होगा। यहां यह भी देखना पड़ेगा कि संबंधित ऑटोनोमस बॉडी में कौन से पेंशन रूल्स लागू हैं। क्या उसके सर्विस रेगुलेशंस में केंद्र सरकार के आदेश स्वतः लागू होते हैं या हर आदेश को गवर्निंग बॉडी अथवा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अलग मंजूरी दिलानी पड़ती है। यही इस पूरी खबर को सबसे महत्वपूर्ण बनाती है। जी हां, सरकार के आदेश ने ऑटोनोमस बॉडीज के लिए रास्ता जरूर खोला है, लेकिन प्रत्येक संस्थान को उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अपना प्रशासनिक निर्णय लेना पड़ सकता है। अब जैसे सीएसआईआर का मामला है, वो केवल एक स्टडी क्यों है, वो ये इसको आधार बनाकर ये तमाम तरह की जो बातें कही जा रही है वो उसको उदाहरण से आप समझिए। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी सीएसआईआर एक सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी है। सीएसआईआर ने 7 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार के 22 जून वाले आदेश को अपने लेबोरेटरीज, इंस्टीट्यूट्स और यूनिट्स में जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए भेजा। सीएसआईआर की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस विषय से संबंधित पेंशन नोटिफिकेशन 7 जुलाई 2026 की तारीख से दर्ज है। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि सीएसआईआर का आदेश इस कहानी का अंतिम फैसला नहीं, बल्कि यह एक केस स्टडी है। इससे यह साबित होता है कि कोई सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी केंद्र सरकार के इस फैसले को अपनाकर अपने पात्र कर्मचारियों तक लाभ पहुंचा सकती है। लेकिन सीएसआईआर द्वारा आदेश अपनाने से किसी दूसरे विश्वविद्यालय, परिषद, संस्थान, बोर्ड या सोसाइटी में यह आदेश अपने आप लागू नहीं हो जाता। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट भी कहती है कि यह निर्णय जो है सभी सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होगा। दूसरे निकाय इसे अपने स्तर पर इंडोर्स और इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। ये कह वो अपने स्तर पर वो कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे सरकारी आदेशों की बारीकियों का अध्ययन और कर्मचारियों तक सही तथा स्वतंत्र जानकारी पहुंचाने के लिए आप अंगवानी की 500 रुपए की वार्षिक सदस्यता लेकर हमारी इस मुहिम को मजबूत कर सकते हैं। दिन के 1.5 रुपए से भी कम में आपका सहयोग कर्मचारियों की आवाज को ताकत देता है साथियों। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो किन ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना मजबूत है? अब यहां पर सवाल ये उठता है। अब सवाल है कि किन कर्मचारियों का दावा सबसे मजबूत होगा। अगर हम इसको देखें तो पहली स्थिति उनकी बनती है जिस सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी ने सीसीएस पेंशन रूल्स को अपने कर्मचारियों पर लागू कर रखा है और केंद्र सरकार के पेंशन ऑर्डर को सामान्यतः अडॉप्ट किया जाता है, वहां पात्र कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना काफी मजबूत है। यह तो हुई पहली स्थिति। अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या आता है। जिस ऑटोनोमस बॉडी में केंद्र सरकार के पेंशन नियम लागू हैं, लेकिन प्रत्येक नए आदेश को गवर्निंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मंजूरी दिलानी पड़ती है, वहां आदेश को फॉर्मली अडॉप्ट कराना होगा, तब वो इसका फायदा उठा सकते हैं। तीसरी स्थिति, जिस संस्था के अपने अलग पेंशन रूल्स हैं, सीपीएफ, ईपीएफ या अन्य रिटायरमेंट रेगुलेशंस है, वहां मामला थोड़ा ज्यादा जटिल हो सकता है। ऐसे संस्थान को पहले यह तय करना होगा कि केंद्र सरकार का नया आदेश उसके कर्मचारियों पर किस सीमा तक यानी किस हद तक आप लागू किया कर सकते हैं, तो उसके बाद जो है आप उस पर कुछ कर सकते हैं। अब चौथी स्थिति की बात करें तो जो संस्थान केंद्र सरकार के अधीन नहीं है बल्कि किसी राज्य सरकार के ऑटोनोमस बॉडी है, तो उन पर केंद्र सरकार का यह आदेश स्वतः लागू होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि
यह केंद्रीय कर्मचारियों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों विभागों के संदर्भ में जारी फैसला है। राज्य सरकार के ऑटोनोमस बॉडीज के मामले में संबंधित राज्य सरकार, संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या संस्थान को अलग आदेश जारी करना पड़ेगा उसके लिए। इसलिए हर कर्मचारी को सबसे पहले यह पता करना होगा कि उसका संस्थान सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी है या स्टेट ऑटोनोमस बॉडी है, और वहां कौन सी पेंशन स्कीम तथा कौन से सर्विस रूल्स लागू हैं, है ना। ये चीज आपको पता करना। क्या सभी ऑटोनोमस बॉडीज को इसे अपनाना चाहिए? अब ये सवाल है कि अब जितने भी देश में ऑटोनोमस बॉडीज हैं, क्या उनको अब इसको अपना लेना चाहिए? तो अब यह एक बड़ा नीतिगत सवाल है। जब केंद्र सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि किसी पात्र कर्मचारी को केवल प्रशासनिक देरी के कारण ओपीएस से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, तो फिर यही न्याय ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये सवाल है कि नहीं। अगर एक कर्मचारी ने 31 दिसंबर 2003 तक आवेदन कर दिया था, तो वह आवेदन की तारीख पर पूरी तरह पात्र था, लेकिन संस्थान ने अगर नियुक्ति देने में कई वर्ष लगा दिए, तो उस देरी की सजा, उस देरी का खामियाजा कर्मचारी को एनपीएस में क्यों डालकर दिया जाए? चाहे वह किसी मंत्रालय में काम करता हो या उसी मंत्रालय के अधीन किसी ऑटोनोमस बॉडी में काम करता हो, है कि नहीं? उसमें उसकी क्या गलती है? तो अनुकंपा नियुक्ति का आधार एक ही है, प्रशासनिक देरी की समस्या एक ही है, और कर्मचारी के साथ हुआ नुकसान भी एक जैसा ही है। इसलिए कर्मचारी संगठनों के पास अब एक मजबूत समानता का तर्क मौजूद है। जब सीधे केंद्रीय विभागों के पात्र कर्मचारियों को राहत दी जा रही है, तो समान परिस्थितियों वाले ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों को राहत से बाहर रखना उचित कैसे कहा जाएगा, है कि नहीं? लेकिन यह मांग अपने आप पूरी नहीं होगी साथियों। इसके लिए संस्थानवार जो है आदेश, रिप्रेजेंटेशंस और कर्मचारी संगठनों का दबाव जो है वो जरूरी होगा। अब सवाल यह है कि क्या रिटायर हो चुके ऑटोनोमस बॉडी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, है ना। अब चूंकि ये तो चलिए जो सर्विंग है उनका मान लीजिए अभी कुछ नेगोशिएशन होंगे, बात होंगे, कुछ रास्ता निकल सकता है, लेकिन जो रिटायर हो गए हैं क्या उनको इसका लाभ मिलेगा? मान लीजिए किसी ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी ने 31 दिसंबर 2003 तक अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। नियुक्ति 2004 के बाद हुई, उसे एनपीएस में रखा गया, और अब वह जब रिटायर हो चुका है तो क्या उसका मामला ओपीएस में बदला जा सकता है? तो उपलब्ध आदेश रिटायर हो चुके पात्र कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं करता है। इसलिए ऐसे कर्मचारी अपने मामले की समीक्षा के लिए वो रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन लाभ हमेशा याद रखिए अपने आप नहीं मिलेगा। पहले संबंधित ऑटोनोमस जो बॉडी है जहां आप हैं उसको मूल आदेश अपनाना होगा। इसके बाद यह तय करना होगा कि एनपीएस जो कॉर्पस है उसका क्या होगा, सरकारी और कर्मचारी अंशदान कैसे समायोजित होगा, यदि कर्मचारी ने राशि निकाल ली है तो उसकी रिकवरी कैसी होगी, जीपीएफ अकाउंट किस तारीख से बनाया जाएगा, और पेंशन तथा एरियर्स का निर्धारण कैसे किया जाएगा। इसलिए रिटायर कर्मचारियों के लिए उम्मीद जरूर है, लेकिन अंतिम लाभ संस्थान के इंप्लीमेंटेशन ऑर्डर और व्यक्तिगत मामले की जांच पर ही निर्भर करेगा। ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों को तो अब जो है ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों को अब क्या करना चाहिए? तो अब जो साथियों सबसे जरूरी बात है वो है कर्मचारी केवल इंतजार ना करें कि संस्थान खुद आदेश जारी कर देगा। आपको जो पहला कदम उठाना चाहिए वो यह है कि अनुकंपा नियुक्ति के मूल आवेदन की तारीख का प्रमाण जुटाइए। एप्लीकेशन कॉपी, डायरी नंबर, एक्नॉलेजमेंट, डिस्पैच रिसिप्ट या संस्थान के रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी हासिल कीजिए। यह हुआ पहला कदम। दूसरा कदम आपका यह होना चाहिए कि यह प्रमाण तैयार रखिए कि आवेदन की तारीख पर आवेदक की नियुक्ति के लिए पात्र था। इसमें आयु, शैक्षणिक योग्यता और मृत कर्मचारी से संबंध जैसे दस्तावेज भी शामिल है ना। तीसरा कदम क्या होगा आपका कि नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग रिपोर्ट, प्राण
और एनपीएस कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट आपको अपने पास सुरक्षित तैयार रखना होगा। चौथा कदम, अपने ऑटोनोमस बॉडी के हेड ऑफ ऑफिस, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, गवर्निंग बॉडी और एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को जो है रिप्रेजेंटेशन आपको उसको देने के लिए तैयार, आपकी तैयारी होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन में स्पष्ट मांग होनी चाहिए, जी हाँ, कि 22 जून 2026 के डीओपी एंड पीडब्ल्यू आदेश को संस्थान में लागू किया जाए और 31 दिसंबर 2003 तक आवेदन करने वाले पात्र अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों के मामलों की समीक्षा की जाए। और अब आपका आते हैं पांचवें कदम पर कि आपका पांचवा कदम क्या होना चाहिए। व्यक्तिगत रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ कर्मचारी संगठन सामूहिक मांग उठाएं, क्योंकि अलग अलग आवेदन दब सकते हैं, लेकिन संस्थान के सभी प्रभावित कर्मचारियों की संयुक्त सूची और सामूहिक प्रस्ताव प्रशासन पर ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। अब छठे कदम की बात करें तो संस्थान से लिखित रूप में पूछा जाए कि क्या सीसीएस पेंशन रूल्स उसके कर्मचारियों पर लागू है, क्या केंद्र सरकार के पेंशन ऑर्डर्स स्वतः लागू होते हैं, और यदि नहीं तो आदेश को गवर्निंग बॉडी की अगली बैठक में कब रखा जाएगा, है ना। ये हो गए आपके 6 स्टेप्स जिसको कि लेकर आपको अपने लेवल पर तैयारी रखनी चाहिए। तो इस पूरी खबर का साथियों निष्कर्ष बहुत साफ है कि 22 जून 2026 का ओपीएस का आदेश केवल एक छोटे प्रशासनिक संशोधन की खबर नहीं है। इसने यह सिद्धांत स्वीकार किया कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में कर्मचारी को प्रशासनिक देरी का नुकसान नहीं उठाना चाहिए, लेकिन ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों को लाभ अपने आप नहीं मिलेगा। हर संस्थान के नियम, पेंशन व्यवस्था और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की भूमिका देखी जाएगी। तो एक सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी द्वारा इस आदेश को अपनाना, जैसा कि सीएसआईआर ने किया है, यह जरूर दिखाता है कि बाकी संस्थानों के लिए भी रास्ता मौजूद है। अब सवाल यह नहीं है कि ऑटोनोमस बॉडीज इस आदेश को अपना सकती है या नहीं। असली सवाल है कि वो इसे कब अपनाएंगी और कर्मचारी संगठन इस मांग को कितनी मजबूती से आगे उठाते हैं। इसलिए ऑटोनोमस बॉडीज में काम करने वाले कर्मचारी ये ना माने कि उन्हें यह लाभ नहीं मिल सकता, लेकिन यह भी ना माने कि ओपीएस जो है उनके घर तक अपने आप जो है आ जाएगा और उनको मिल जाएगा। तो अभी जरूरत है दस्तावेज तैयार करने की, सामूहिक रिप्रेजेंटेशन देने की, गवर्निंग बॉडी से आदेश एडॉप्ट कराने की और एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री पर निर्णय लेने का दबाव बनाने की। जी हाँ, ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। तो आप किस ऑटोनोमस बॉडी में काम करते हैं? क्या आपके संस्थान में भी ऐसे अनुकंपा नियुक्त कर्मचारी हैं जिन्होंने 31 दिसंबर 2003 तक आवेदन किया था लेकिन उनकी नियुक्ति बाद में हुई? तो कमेंट में अपने संस्थान का नाम जरूर लिखिए, क्योंकि अंगवानी अलग अलग ऑटोनोमस बॉडीज की स्थिति को सामने लाने का प्रयास करेगा। साथियों, वीडियो उपयोगी लगा हो इसे अपने संस्थान के कर्मचारियों, पेंशनरों और कर्मचारी संगठनों तक जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक यह बात पहुंच पाए, उनको पता चल पाए। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़े किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।